आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दीप बिहार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। देखेंगे कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, कौन अल्पप्राण होते हैं और कौन महाप्राण होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अल्पप्राण और महाप्राण जो है वो आपका वर्ण का पाठ है, उसको हम लोग वर्ण के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, यहाँ पर एक आपका पढ़ना है अल्पप्राण। क्या पढ़ना है? अल्पप्राण पढ़ना है। वहीं पे हम लोग को दूसरा क्या पढ़ना है? महाप्राण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसमें याद रखिएगा कि अल्पप्राण और महाप्राण में जो हम लोग को पढ़ना है तो ये किसके अंतर्गत पढ़ना है? वर्ण के अंतर्गत पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? वर्ण के अंतर्गत पढ़ना है। और वर्ण आप लोग जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर वर्ण होता है और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है। एक आपका स्वर वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। इस चीज को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हमारा टॉपिक है अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए आप लोग को ये पता है कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इस अल्पप्राण और महाप्राण को जो हम लोग को पढ़ना है तो ये अल्पप्राण और महाप्राण जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कि ये अल्पप्राण और महाप्राण जो है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि अल्पप्राण वर्ण या महाप्राण वर्ण जो है वो किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो है आते हैं। अब इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अब इस व्यंजन में 3 तरह के व्यंजन होते हैं। हम पहले इसको बता देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको समझाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो ये व्यंजन 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जो है जानते हैं। अब दूसरा आपका आता है अंत-अस्त व्यंजन। दूसरा कौन आता है? अंत-अस्त व्यंजन। याद रखिएगा दूसरा आपका आ गया कौन? अंत-अस्त व्यंजन। और तीसरा आपका कौन आता है? याद रखिएगा उष्म व्यंजन। तीसरा आपका कौन आता है? उष्म व्यंजन। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसकी संख्या होती है 25। अंत-अस्त व्यंजन की संख्या होती है 4 और उष्म व्यंजन की भी संख्या होती है 4। तो 25, 4 29 और 4 33। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अंत-अस्त व्यंजन, इसके बारे में हम आपको विस्तार से भी बताएंगे थोड़े। सबसे पहले अंत-अस्त और उष्म व्यंजन को देख लेते हैं। तो अंत-अस्त व्यंजन 4 होता है। अब ये कौन कौन होता है? याद रखिएगा, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। य, र, ल, व को अंत-अस्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 कौन कौन? तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, मूर्धन्य स के बाद दंत स और दंत स के बाद ह, यानी ये चारों आपका जो है उष्म व्यंजन। तो इस हिसाब से 25, 4 29 और 4 29, 25, 4 29 और 4 33। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। याद रखिएगा। तो आपने ये देखा। अभी हम लोग को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा कि स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पर्श या इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या हमने आपको कितना बताया? 25। अब ये 25 कौन कौन है सुन लीजिए। पहला आपका इसमें याद रखना है कि
कि इसमें आता है क वर्ग। क्या आता है? क वर्ग। उसके बाद आता है आपका च वर्ग। अब ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताएंगे उसमें ये आपको समझ में बेहतर से आ जाएगा अगर आपने इस चीज को समझ लिया। क वर्ग च वर्ग। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग के बाद आता है आपका त वर्ग। त वर्ग के बाद आता है प वर्ग। देखिए अब ये आपको 5 वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में आ जाता है क, ख, ग, घ, अंग। उसी प्रकार से च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, य। तो देखिए उसी प्रकार से इसमें ट वर्ग में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ट से ट वर्ग न तक, त से न तक, ठीक है, त से न तक, प से प वर्ग में आ जाएगा प से म तक, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि इसमें सभी वर्ग में देख रहे हैं कि कितने कितने वर्ण हैं? 5-5 वर्ण हैं। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। यानी आप ट से न तक जाइएगा, ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग न 5 वर्ण आ जाएगा। त, थ, द, ध, न उसमें भी 5 वर्ण आ जाएगा। प, फ, ब, भ, म तो इसमें भी 5 वर्ण। तो इस हिसाब से 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितना हो गया? 25। और हम लोगों ने अंत अस्त को देखा और उष्म को भी देखा। चलिए तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आ जाइए कि अल्प प्राण और महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका ये है अल्प प्राण और उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? महाप्राण। तो ध्यान रखिएगा कि व्यंजनों को याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण के उच्चारण, व्यंजन वर्ण के उच्चारण का मतलब होता है बोलना, प्रोनाउंसिएशन। मतलब व्यंजन वर्ण को उच्चारण के आधार पर और उस उच्चारण में निकलने वाले श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो देखिए व्यंजन वर्ण का यहाँ पे याद रखिए कि व्यंजन वर्ण को उच्चारण के आधार पर और उच्चारण में निकलने वाले, याद रखिएगा, उच्चारण में निकलने वाले श्वास वायु, उच्चारण में निकलने वाले श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, याद रखिएगा, मात्रा के आधार पर याद रखिएगा कि व्यंजन वर्ण को अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया। किसके आधार पर? तो उच्चारण में, मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, मतलब जब आप व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो उसके बोलने में जो श्वास वायु की मात्रा निकलती है, उस श्वास वायु की मात्रा के निकलने के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक अल्प प्राण में और एक महाप्राण, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे उच्चारण में निकलने वाले, मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में निकलने वाले श्वास वायु, वायु का मतलब हवा, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में बांटा गया, उसमें आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला आपका है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का अर्थ समझिएगा। देखिए ये है आपका अल्प प्राण। तो यहां पर अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, या इसी को आप लिख लीजिए कम। और प्राण का मतलब होता है यहाँ पर श्वास वायु। प्राण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? श्वास वायु, याद रखिएगा। यानी अल्प प्राण वैसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा जो है कम निकलती है। अल्प प्राण फिर से समझिएगा कि अल्प प्राण वैसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में
श्वास वायु जो है वो कम मात्रा में निकलती है, थोड़ी मात्रा में निकलती है, तो उसको हम लोग अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए महाप्राण है, क्या चीज है, महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो महाप्राण याद रखिएगा, महा, तो यहाँ पे महा का मतलब होता है अधिक, महा का मतलब क्या होता है, अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास वायु, प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास वायु। मतलब महाप्राण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, ज्यादा निकलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, महाप्राण। तो बस सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है तो उसको बोलते हैं अल्प प्राण, और जब किसी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है तो उसको बोलते हैं महाप्राण। तो आपने अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा को देखा। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि अल्प प्राण में एक और विशेषता याद रखना है। इसमें आपने जान लिया कि उसके उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है और इसके उच्चारण में श्वास वायु जो है अधिक निकलती है। अब इसमें याद रखिएगा कि किसी भी अल्प प्राण के उच्चारण में बोलिएगा, याद रखिएगा कि किसी भी अल्प प्राण को जब आप बोलिएगा तो इसमें जो है हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, याद रखना, हकार की ध्वनि नहीं निकलती है अल्प प्राण में। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं, जब उसको आप बोलते हैं तो उसके अंत में हकार की ध्वनि जो है नहीं निकलती है। लेकिन जब आप महाप्राण का उच्चारण करते हैं, उसको आप बोलते हैं, तो उसके अंत में जो है याद रखिएगा हकार की ध्वनि आता है। क्या चीज आता है, हकार की ध्वनि उसके अंत में आएगा ही। तो आपने अल्प प्राण देखा और महाप्राण की परिभाषा देखा। अब हम लोग समझेंगे अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। आ जाइए, अब देखते हैं आपका यहाँ पर अल्प प्राण है, क्या चीज है, अल्प प्राण है, याद रखिएगा। तो अल्प प्राण आपको याद रखना है, ये अल्पप्राण हो गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लिख देते हैं अल्प प्राण। अब हमको यहाँ पे समझना है कि कौन कौन सा व्यंजन वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत जो है आता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सुन लीजिए। पहला लिखना पड़ेगा वही वर्गीय व्यंजन। पहला क्या लिखना पड़ेगा, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन में हम लोगों ने कितना देखा था कि 25 था, जिसमें आपका क वर्ग में आ जाता था क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में आ जाता था च, छ, ज, झ, य। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग ना। उसके बाद त वर्ग में आपका आ जाता है त, थ, द, ध, न। अब आप लोग करें काहे क ख ग लिख रहा है, यहाँ समझाना इसलिए लिखना पड़ रहा है। उसके बाद आपका प वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ और म, याद रखिएगा। क्या आ जाएगा, म। अब इसको समझना है यहाँ पर कि वर्गीय व्यंजन में आ गया आपका क से लेके अंग तक, च से लेके य तक, ट से ट वर्ग न तक, त से न तक, प से म तक। अब इसमें वर्गीय व्यंजन हो गया पहला। अब इसमें आ जाएगा दूसरा, आपको कौन आ जाएगा, याद रखिए। दूसरा आपका आ जाएगा अंत अस्त व्यंजन। दूसरा कौन आ जाएगा, अंत अस्त व्यंजन, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा अंत अस्त व्यंजन। तो उसकी संख्या 4, य, र, ल, व। अब बात कर लीजिएगा उसमें व्यंजन की बात कर लीजिएगा। तो उसमें व्यंजन याद रखिएगा, उसमें व्यंजन में भी 4 आपका आ जाता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब देखिए, अब ये लिख दिए हैं तो यहाँ पे आपको अल्प प्राण और महाप्राण आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अल्प प्राण का नियम होता है, याद रखिएगा। पहला नियम याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, तो किसी भी वर्ग का, तो ई वर्ग का बात कर रहा है, ये वर्ग का, ठीक है, 5 वर्ग है सो किसी भी वर्ग का
याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो आपका कौन सा वर्ण होगा? अल्प प्राण होगा। अब उसको हम बताएंगे। पहला नियम है अल्प प्राण में। दूसरा में सभी अंत अस्त व्यंजन, याद रखिएगा, सभी अंत अस्त व्यंजन। तो सभी अंत अस्त व्यंजन में कौन आ जाता है? य, र, ल, व। याद रखिएगा कि सभी अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व और किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो आपका कौन हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। अब इसको समझिएगा, देखिए वर्ग की बात कर रहा है, वर्गीय व्यंजन में बात कर रहा है, तो किसी भी वर्ग का पहला की बात कर रहा है, तो सभी का पहला, सभी का पहला, याद रखना है, सभी का पहला हो गया। अब कह रहा है तीसरा, तो सभी का तीसरा ले लीजिए, सभी का तीसरा ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद पांचवा, तो सभी वर्ग का पांचवा ले लीजिए, याद रखिएगा। तो ये हमने जो आपको बताया कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपका कौन सा वर्ण होगा? अल्प प्राण। तो क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, अंग, य, ट वर्ग, न, म, ये सब आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा? अल्प प्राण। अब दूसरा क्या कह रहा है? अंत अस्त व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व। तो यहाँ पे है ना अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व। तो 5, 10, 5, 15 और 15, 4, 19। तो अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 19। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। तो आपने अल्प प्राण को देख लिया। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण जो होता है वो व्यंजन वर्ण में ही होता है, स्वर वर्ण में नहीं होता है। अल्प प्राण और महाप्राण केवल व केवल व्यंजन वर्ण का ही होता है। अब याद रखना है कि अल्प प्राण कौन है? तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये सब के सब आपका अल्प प्राण होता है। और मजे की बात क्या कर रहा है? पहला, तीसरा और पांचवा तीनों के तीनों विषम है। तो विषम याद रखना, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। प्लस में जो भी अंत अस्त व्यंजन है वो भी आपका अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। तो य, र, ल, व ये भी आपका अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएगा। तो 5, 5, 10 और 5, 15। तो 15 और अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व 4। तो 15, 4, 19। तो अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 19 हो। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। चलिए, तो अल्प प्राण को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे महाप्राण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महाप्राण की बात करेंगे। याद रख लीजिए कि महाप्राण जो है किसको कहते हैं। आइए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण को कि महाप्राण कौन कौन सा आता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, महाप्राण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महाप्राण की बात कर रहे हैं। तो महाप्राण का नियम है, याद रखिएगा। पहला नियम, किसी भी वर्ग का, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा। तो देखिए दूसरा कौन कौन है भाई? ये सभी वर्ग का दूसरा है कि नहीं है? देख लीजिए दूसरे नंबर पे है कि नहीं है। और कह रहा है चौथा, तो सभी वर्ग का ले लीजिए चौथा, ये देख लीजिए, है ना, चौथा। तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो आपका कौन सा होगा? महाप्राण होगा, याद रखिएगा। और दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि सभी उष्म व्यंजन, क्या है? सभी उष्म व्यंजन। तो सभी उष्म व्यंजन कौन है? तो तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो देखिए तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह।
तो सभी उसमें व्यंजन आपको अल्प प्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं? तो महाप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है कि महाप्राण होता है? तो महाप्राण होता है। और मजे की बात कि 2 और 4 सम संख्या है, तो सम संख्या वाला महाप्राण में चल जाएगा। और वहां पे हमने अल्प प्राण में आपको बताया था विषम संख्या 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में हमने आपको बताया दूसरा और चौथा। तो चलिए, तो याद रखना कि महाप्राण किसको कहेंगे? तो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, ये सभी आपका जो है महाप्राण हो गया। प्लस में सभी उसमें व्यंजन जो है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये हो गया आपका महाप्राण। अब महाप्राण की संख्या की बात कीजिएगा कि महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 11, 12, 13, 14, 10, 4, 14। तो महाप्राण की कुल संख्या कितनी हो गई? 14। और अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी थी? 19। तो 19 और 14 कितना होता है? 33 होता है। और हमने आपको व्यंजन की भी कुल संख्या कितना बताया था? 33 ही बताया था। तो अल्प प्राण 19 हो गया और महाप्राण कितना हो गया? 14 हो गया। तो 19 और 14 मिलकर कितना हो गया? 33 हो गया। तो इस तरीके से आपने अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में देखा। अब हमने एक चीज बताया था कि अल्प प्राण में जब उसका आप उच्चारण कीजिएगा तो अंत में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, लेकिन जब आप महाप्राण का उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में हकार की ध्वनि निकलती है। अब आइए उसका हम लोग उच्चारण करके देखते हैं। जैसे कि यहां पे हम ले लेते हैं क, क्या ले लेते हैं? क, ग, अंग। तो देखिए ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण है और पांचवा वर्ण है। और ये क्या है? आपका अल्प प्राण है। क्या चीज है? अल्प प्राण है, याद रखिएगा। क्या चीज है? अल्प प्राण है, ध्यान रखिएगा। तो अल्प प्राण में हमने क्या बताया था कि श्वास वायु की मात्रा भी कम निकलती है और अंत में हकार की ध्वनि भी नहीं निकलती है। तो इसको आप बोल के देखिए, क कम समय लगता है, श्वास वायु कम निकलता है और अंत में हकार की ध्वनि भी नहीं निकलती। जैसे क नहीं निकला ना, ग अंत में हकार की ध्वनि नहीं निकला, समय भी कम लग रहा है। अंग, इसमें भी हकार की ध्वनि नहीं निकल रहा है और कम समय लग रहा है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा ले लेते हैं। जैसे ख ले लिए और घ ले लीजिए, तो ये दूसरा हो गया और ये चौथा वर्ण हो गया किसी भी वर्ग। तो ये आपका हो गया महाप्राण। क्या हो गया? महाप्राण। ठीक है। अब इसके उच्चारण कीजिएगा तो देखिएगा कि इसमें श्वास वायु की मात्रा भी अधिक निकलती है और इसका उच्चारण के अंत में हकार की ध्वनि, किसकी ध्वनि? हकार की ध्वनि जो है निकलती है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, बोल के देखिए, ख अंत में हकार की ध्वनि निकल रही है, ज्यादा श्वास वायु की मात्रा निकल रही है। घ अंत में हकार की ध्वनि निकल रही है, ज्यादा श्वास वायु की मात्रा निकल रही है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका महाप्राण। तो आपने अल्प प्राण और महाप्राण को काफी बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। वाकई में यहाँ से कुछ यदि सीखे होंगे आप तो कमेंट में जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे, बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।